नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 406 और निफ्टी 110 अंक चढ़कर बंद। आईटी, ऑटो, इंफ्रा इंडेक्स बढ़त पर बंद। मिड कैप की फ्लैट क्लोजिंग। मॉनेटरी पॉलिसी पर सीएनबीसी टीवी 18 का पोल। दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं, लेकिन गवर्नर की कमेंट्री रहेगी आक्रामक। दिल्ली शराब घोटाले में आप नेता संजय सिंह को भी ईडी ने किया गिरफ्तार। बोले, सवाल पूछने पर जेल में डाल रही है सरकार। केजरीवाल समर्थन विपक्षी नेताओं ने बताया मोदी सरकार की तानाशाही। जोधपुर में गहलोत सरकार पर पीएम मोदी का निशाना, दिखाया लाल डायरी का डर। राज्य को 5,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात। आज से वर्ल्ड कप का आगाज। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच। आवाज पर देखिए वर्ल्ड कप का कारोबारी हिसाब। इकोनॉमी को मिलेगा 22,000 करोड़ का बूस्ट। एशियन गेम्स में भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन। एक दिन में गोल्ड की हैट्रिक। आर्चरी विमेन कंपाउंड टीम स्क्वायर्स मिक्स डबल्स में जीते गोल्ड। मेंस टीम ने जीते गोल्ड। टोटल 84 मेडल। वर्ल्ड टैली रैंकिंग में चौथे नंबर पर। और आज से भारत की मेजबानी में क्रिकेट वर्ल्ड कप का महाकुंभ शुरू हो गया। ओपनिंग मैच आज अहमदाबाद में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। ओपनिंग मैच में 2019 के वर्ल्ड कप का रोमांच देखने को यहां मिल रहा है। पिछली बार फाइनल में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया था और आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। फिलहाल इंग्लैंड 4 विकेट खोकर 165 रन पर बनी हुई है। तो वहीं वर्ल्ड कप में नॉकआउट समेत कुल 48 मैच खेले जाएंगे। क्या रहेगा शेड्यूल, कब कब होंगे भारत के मैच, तमाम डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। सुमित, बताएं जरा कब कौन सी टीम किसके साथ भिड़ेगी, पूरी टाइमलाइन क्या है? तो वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और वर्ल्ड कप जिसका कई महीनों से समय से हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसका आगाज आज से हो गया है। और इस बार वर्ल्ड कप में करीब 10 टीमें खेलेंगी। 48 मैचेस ये होंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में ये मैचेस होते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिसमें इस बार क्योंकि राउंड रॉबिन फॉर्मेट है तो सभी 10 टीमें एक दूसरे के खिलाफ 9 मैचेस खेलेंगी और जो टॉप 4 टीम्स होंगी वो सेमीफाइनल में पहुंचते हुए दिखाई पड़ेंगी। वर्ल्ड कप का शेड्यूल तो आपकी स्क्रीन पर आएगा ही, लेकिन उससे ठीक पहले कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट समय जिसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सभी मैचेस 6 मैचों को छोड़ के ज्यादातर सभी मैचेस जो हैं वो डे नाइट के फॉर्मेट पे होंगे। तो दोपहर 2 बजे से ये मैचेस शुरू होंगे और 19 तारीख को भूलिएगा नहीं, 19 नवंबर जो कि फाइनल की तारीख है, लेकिन सेमीफाइनल 15 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे। तो ये सभी डेट्स आपको ध्यान रखनी होगी। अहमदाबाद में आज से इसका शुरुआत होगी, लेकिन इंडिया का शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच 8 अक्टूबर को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके अलावा कुछ और मैचेस में जो अगला मैच है वो 11 अक्टूबर को दिल्ली में होगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। इसके अलावा मच अवेटेड मैच जो है वो है भारत पाकिस्तान का। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में मैच खेला जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी भारत का अगला मैच शेड्यूल है और वो पुणे में खेला जाएगा 19 अक्टूबर को। साथ ही साथ कुछ और मैचेस की अगर बात की जाए, जो कि न्यूजीलैंड के साथ एक मैच होगा 22 अक्टूबर को धर्मशाला में, और धीरे धीरे अब हम आगे बढ़ रहे होंगे सेमीफाइनल और फाइनल की डेट्स की तरफ, यानी कि मंथ एंड में, जहां पे 29 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड के बीच में एक मैच होगा लखनऊ में। फिर नवंबर में भी भारत के कुछ मैचेस हैं, इसमें 2 नवंबर को श्रीलंका के साथ भारत का एक मैच होगा मुंबई में, और लास्ट एक अफ्रीका के बीच में भी, अफ्रीका के साथ भी एक मैच है 5 नवंबर को कोलकाता में भारत का। और उसके अलावा जो लास्ट मैच रहने वाला है वो नीदरलैंड के साथ रहेगा 11 नवंबर को बेंगलुरु में। इसके बाद उम्मीद भी लगा रहा है कि सेमीफाइनल और फाइनल में भी भारत खेलेगा। तो ये सभी डेट, सभी शेड्यूल्स और पूरा वर्ल्ड कप का जो भारत का शेड्यूल है उस पर आपको नजर रखनी होगी।
जी, इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप का जो खुमार है वो भी सर चढ़कर बोल रहा है। इसका बड़ा फायदा इकोनॉमी को भी होगा। इस पर बैंक ऑफ बड़ौदा और जेफरीज ने एक रिपोर्ट निकाली है। क्या है इस रिपोर्ट में खास बात, ये भी बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। सुमित, बताएं जरा क्या कुछ है इस रिपोर्ट में। तो वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है और 1.25 महीने चलने वाले इस बड़े इवेंट के कई सारे इंपैक्ट होंगे, कई सारा एक बेनिफिट इकोनॉमी को आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से या जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है जिन्होंने एक अलग अलग एस्पेक्ट मेंशन किए हैं। लगभग 18,000 से 22,000 करोड़ का एक बड़ा बूस्ट इकोनॉमी को आता हुआ दिखाई पड़ेगा इस बड़े इवेंट के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को। और इसका अलग अलग इंप्लीकेशन है अलग अलग स्पेस के ऊपर, जहां पर 1600 से 2000 या 2200 करोड़ के आसपास की तो महज टिकट बिक्री से ही एक आय होने का अनुमान इकोनॉमी को लगाकर चला जा रहा है। इसके अलावा अगर आप कुछ और एस्पेक्ट को देखेंगे तो जीवीए में भी करीब करीब 7 से लेकर 8,000 करोड़ तक का एक फर्दर बूस्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा इस बड़े इवेंट का। इतना ही नहीं, जो बाकी व्यूअरशिप है उसमें मेगा जंप होगा। जहां 2019 के इवेंट में करीब 55 करोड़ के आसपास की व्यूअरशिप थी, जो इस बार ये अनुमानित है करीब 100 करोड़ के आसपास पहुंचने का एक आंकड़ा देख सकते हैं हम आने वाले समय में। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के सोर्स से है। कुछ सेक्टर्स जिन पर बड़ा इंपैक्ट होगा उसमें 50% कुल खर्च का हिस्सा होटल्स, रेस्टोरेंट्स और एविएशन इनमें जाएगा। अंदाजा आपको हो ही गया होगा, जबकि होटल्स इतने महंगे हो चुके हैं और एविएशन सभी फ्लाइट्स उस जहां जहां मैचेस हैं वहां ही काफी महंगी होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा एक जेफरीज ने और एक आंकड़ा निकाला है जिसके तहत किन किन सेक्टर्स को फायदा होगा। तो होटल, एयरलाइन, फूड डिलीवरी, ये एक नया सेक्टर है जो कि यहाँ पे काफी हद तक बेनिफिशियरी होगा। क्यूएसआर स्पेस पे बड़ा इंपैक्ट आएगा, मीडिया को बेनिफिट होगा, लिकर स्पेस पे बड़ा इंपैक्ट आएगा और सॉफ्ट ड्रिंक, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनको अच्छा बेनिफिट आने का अनुमान जेफरीज लगाकर चल रहा है। कहां पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा उसमें सिंगल स्क्रीन थिएटर, क्योंकि मल्टीप्लेक्स तो मूवीज भी दिखा रहे हैं और साथ साथ मैचेस भी, लेकिन सिंगल स्क्रीन थिएटर में मूवीज होंगी तो उनके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। और थीम पार्क, यहां पे अनुमान है कि थोड़ा सा फुटफॉल कम होने का एक अनुमान लगा के चला जा रहा है। इसीलिए जेफरीज की तरफ से इन दोनों सेक्टर के ऊपर शायद थोड़ा बहुत सेटबैक आए, लेकिन मेजरली एक बड़ा बूस्ट इकोनॉमी को इस बड़े इवेंट की वजह से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और वर्ल्ड कप का खुमार तो एक तरफ है ही, लेकिन दूसरी तरफ एशियन गेम्स में भी भारत का दबदबा जारी है। 12वें दिन भी भारत ने अब तक 3 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। तीरंदाजी महिला टीम कंपाउंड स्पर्धा में परनीत कौर, अदिति गोपीचंद और स्वामी और साथ ही ज्योति सुरेखा वेन्नम की तिकड़ी ने भारत को पहले दिन का मतलब आज का गोल्ड मेडल दिलाया। इसके बाद दीपिका और हरिंदर पाल सिंह संधू की जोड़ी ने स्क्वैश में के मिक्स डबल में गोल्ड पर कब्जा जमाया। साथ ही उन्होंने इतिहास भी यहां पर रचा है। दरअसल एशियन गेम्स में स्क्वैश का जो मिक्स डबल इवेंट है उसमें पहली बार ऐसा हुआ था। वहीं तीरंदाजी पुरुष टीम कंपाउंड स्पर्धा में भी अभिषेक वर्मा, ओजस देवतले और साथ ही प्रथमेश जावकर की तिकड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। आपको यह भी बता दें कि भारत ने अब तक कुल 84 मेडल जीत लिया है। इसमें से 21 तो सिर्फ गोल्ड हैं, 31 इसमें सिल्वर है और 32 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने हासिल किए हैं। इसके साथ ही भारत मेडल टैली में अब 4थे स्थान पर बना हुआ है। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी रही। इसी के साथ तेजी के साथ बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 406 अंक चढ़कर 65,632 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो ये 110 अंक चढ़कर 19,546 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग रियलिटी शेयरों में रही, तो वहीं पीएसयू, बैंक, फार्मा और मेटल शेयर में आज दबाव देखा गया। और अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की, जिसकी गिरफ्तारी के बाद आज ईडी उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने संजय सिंह को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी की चार्जशीट में शराब घोटाले के आरोपियों में संजय सिंह का भी नाम है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासी गर्मी भी काफी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक आप का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। इधर बीजेपी ने भी दिल्ली में आप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग की। क्या है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए संजय जी। क्या है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए संजय जी। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया जताई है और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय सिंह
नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। और अब बात कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की, जिन्होंने ईडी की छापेमारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने मध्य प्रदेश के धार में एक रैली के दौरान कहा कि एमपी में 18 साल में 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं, यहां ईडी क्यों नहीं पहुंच रही है। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो वहीं इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आपके समर्थन में आ गए हैं। वो संजय सिंह की गिरफ्तारी को सिलेक्टिव कार्रवाई बता रहे हैं। सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जांच एजेंसी भी खुद जांच के घेरे में आ गई हैं। मैं संजय सिंह जी की गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। पिछले काफ़ी लंबे समय से वो सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ मोर्चा लगाए हुए थे। जानबूझ करके दिल्ली गवर्नमेंट को, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए कार्रवाई की गई। इधर संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है। बीजेपी ने संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड में कई अहम दस्तावेज मिलने का दावा भी किया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने जिनको ईमानदार बताया है वो अभी जेल में है। ये आम आदमी पार्टी ये कोई जेब कतरा नहीं है। ये आम आदमी पार्टी कोई चेन स्नैचर नहीं है। ये आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है। ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है। ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। इस कारण से जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए शराब घोटाले के किंग पिन का भी नंबर आएगा। एक नहीं, एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में इनकी सरकार बनी 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा। जांच चल रही है। और संजय सिंह की गिरफ्तारी पर क्यों मचा है इतना बवाल, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। और ईडी सिर्फ दिल्ली में ही एक्टिव नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में भी ईडी का एक्शन जारी है। ईडी ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रतिन घोष के घर पर छापेमारी की। ये छापेमारी मध्यम ग्राम नगर पालिका में कथित भर्ती घोटाले के मामले में हुई है। ईडी ने रतिन घोष के घर और दफ्तर समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। तो वहीं दूसरी तरफ आज सुबह डीएमके के सांसद एस जगत रक्षकन के यहां भी आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। जगत रक्षकन के ऊपर टैक्स चोरी करने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। गहलोत सरकार पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। आज जोधपुर में पीएम मोदी का दौरा था, लेकिन वहां सीएम गहलोत नहीं आए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल डायरी की बात उठाई और गहलोत सरकार को घेरा। हालांकि पीएम ने 5,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का सौगात भी यहां दिया। सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। क्यों गायब थे? क्योंकि उनको भरोसा है मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा।
और मैं भी उनको कहता हूं, आप विश्राम कीजिए, अब हम संभाल लेंगे। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। फिर आपका स्वागत है। आतंकियों और खालिस्तानियों के खात्मे के लिए एनआईए ने 2 दिन की एक अहम बैठक बुलाई है, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। दिल्ली में चल रही इस बैठक में शाह के साथ साथ एनआईए चीफ, आईबी के चीफ, रॉ के चीफ सहित राज्यों के एसटीएफ प्रमुखों को शामिल किया गया है, जहां विदेशी धरती से खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर के गठजोड़ के खिलाफ कार्रवाई करने की रणनीति बनेगी। तो वहीं खास तौर पर इस बैठक में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के खालिस्तानी गैंगस्टर गतिविधियों की कमर तोड़ने की जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। और अब बात सिक्किम की करेंगे, जहां बादल फटने के बाद तिस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहां अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 100 से ज्यादा लोग इस घटना में अब तक लापता हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो वहीं लगभग 4000 लोगों को 5 राहत शिविरों में सुरक्षित अब तक पहुंचाया गया है। बाढ़ से हालत इतने खराब हो चुके हैं कि सिक्किम पूरी तरीके से नेशनल हाईवे से कट गया है। राज्य को देश से जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे NH10 भी वो बह गया इसमें। इस वजह से यहां पर यातायात भी ठप हो गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की स्थिति जानने के लिए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। सर्दियां आ रही हैं और दिल्ली वालों को पॉल्यूशन का डर सताने लगा है। पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल के मुकाबले दुगनी हो गई हैं। पिछले 15 दिनों में 350 से ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए गए फंड का इस्तेमाल जल्द करने के निर्देश भी दिए हैं। डिटेल लेते हैं इस खबर पर असीम मनचंदा से। असीम, बताएं जरा क्या स्थिति है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली में पराली जलाने को लेकर? देखिए, सितंबर में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अगर पिछले साल के मुकाबले की बात करूं तो पिछले साल सितंबर में करीबन 170 के आसपास मामले सामने आए थे, लेकिन अब तक सही 370 मामले पराली जलाने के सामने आ चुके हैं। हरियाणा और पंजाब में लगातार पराली जलाई जा रही है और इसका खतरा पूरे दिल्ली एनसीआर के ऊपर मंडरा रहा है। आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर धुआं हो सकती है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए कि पराली प्रबंधन के लिए जो उनको फंड दिया गया है उसका इस्तेमाल करें। केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए की किस्त ऑलरेडी इनको जारी कर दी है। हरियाणा पंजाब को 200 करोड़ रुपए की किस्त जारी की गई है। उन्हें कहा गया कि आप इस पैसे से पराली के प्रबंधन के इक्विपमेंट खरीदें। खासतौर पर केंद्र सरकार उसके ऊपर एक सब्सिडी देती है। नई गाइडलाइंस भी सरकार उसको लेकर के आई है। तो केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए कि पराली जलाने की घटनाओं के ऊपर रोके, फंड का इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले दिनों में दिल्ली जो है धुआं ना हो। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और लैंसेट की एक ताजा स्टडी है जिसमें यह बताया गया है कि सही समय पर स्क्रीनिंग हो जाए तो ब्रेस्ट, ओवरी और सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाया जा सकता है। इसी विषय पर आज का हमारा कंज्यूमर अड्डा है। समय पर जांच, कैंसर का इलाज, शाम 5:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। F&O गुरुकुल के वेबिनार में बाजार के दिग्गजों से सरल भाषा में F&O सीखने के लिए अभी कीजिए रजिस्टर।